लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। जो हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया था उसको हम आगे लेकर चले। ठीक है, आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे पास, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी का चैप्टर हमारा चल रहा है, फॉर एफए हो या आपके पास केयू यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम हो या जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे पास बायोमास ऑलरेडी हमने किया हुआ है। बायोगैस की बात करेंगे। ठीक है, बायोगैस क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बायो का मतलब जहाँ पर हम लाइफ की जनरली बात करते हैं, ये गैसेस का मिक्सचर होता है जिन गैसेस को हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम बायोमास को डिकम्पोज करते हैं। मैंने आपको ऊपर बोला है बायोमास का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। और जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको हम नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायोगैस जो होता है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। और उन गैसेस को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं आपको बोलना है कि जब हम क्या करते हैं, बायोमास को डिकम्पोज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता हमारे पास, उसको हम बायोगैस बोलते हैं। मीथेन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन जिसको आप CH4 बोलते हो, और इस बायोगैस में एक गैस ये भी होता है जिसको आप CH4 के नाम से जानते हो। बायोगैस प्लांट, क्योंकि अब बायोगैस तो आप प्रोड्यूस करते हो, जैसे कोल प्रोड्यूस करते हो, पेट्रोल प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लांट लगाया जाता है। इसी तरीके से बायोगैस का प्लांट होता है एनिमल डंग, सीवेज, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, पोल्ट्री ड्रॉपिंग एक्स्ट्रा आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस इन बायोगैस प्लांट्स। हम एनिमल डंग होता है जो काउ से डंग निकलता है, काउ डंग जिसको आप बोलते हो, सीवेज जो भी आपका वेस्ट होता है उसको आप ले लेते हो, और जो क्रॉप रेजिड्यू जो क्रॉप्स को हम कट करते हैं फिर जो भी उसका जो घास बच जाता है, क्रॉप रेजिड्यू आप बोलो, वेजिटेबल्स का वेस्ट, या पोल्ट्री जो कि ड्रॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे एनिमल डंग होता है इस तरीके से पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स होती हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज ए, आप बोल सकते हैं एज ए मटेरियल, रॉ मटेरियल के तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? क्रॉप रेजिड्यू भी क्या होंगे, आप बोलोगे सर ये बायो, इनके पास लाइफ होती है, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक प्लांट में रखते हैं, बायोगैस प्लांट में, वहाँ से बायोगैस मिलता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं करते। इससे क्या फ़ायदा, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ए बायोगैस प्लांट इज़ क्वाइट सिंपल, ये इजी होता है हमारे पास, कैन ईजिली बी बिल्ड इन रूरल एरियाज, उनको हम रूरल एरियाज में बना सकते हैं, विलेजेस में हम ईजिली बना सकते हैं। ए स्मॉल प्लांट यूजिंग डंग फ्रॉम 3 to 4 हेड्स ऑफ कैटल इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग बायोगैस फॉर 6 hours डेली फॉर कुकिंग पर्पज। देखो, बोला जाता है अगर हमारे पास 3-4 कैटल से जो कैटल डंग आप बोल सकते हो निकलता है, वो एनफ होता है, वो का सफिशेंट होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इतना बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें डेली 6 आवर्स का इतना गैस हमें देगा कि जो हम 6 आवर्स तक कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 आवर्स तक अगर हम 3-4 कैटल्स का काउडम ले लेंगे और उसको इस्तेमाल करके हम इतना बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, 6 आवर के लिए हम उसको कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस इज़ ए क्लीन फ्यूल, देखो ये इन्वायरमेंटली क्लीन होता है, दैट बर्न्स विदाउट स्मोक, कोई स्मोक नहीं निकलता, कोई ऐश नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसीलिए आपको ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का? ईथेन हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस का, जैसे मैंने आपको बोला मीथेन जो होता है ये बायोगैस का एक कंपोनेंट होता है, ईथेन भी होता है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ईथेन की, ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलेगी। द स्पेंट स्लरी बीइंग रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज यूज्ड एज मैन्योर। और उसके बाद जो हमारे पास जो स्लरी होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है, फास्फोरस होता है, और जो उसको हम फिर खाद के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपका फिर जब आप इनकी डिकम्पोजिशन आप करते हो, इस बायोगैस जो भी मैंने ऊपर आपको मटेरियल बोला, जैसे काउ डंग की मैंने बात की, वेजिटेबल वेस्ट मैंने बात की, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली, वहाँ से तो गैस निकलता है। जब इसको आप क्या करते हैं, एनारोबिक डिकम्पोजिशन आप बोलो, बायोगैस तो निकलता है, गैस का इस्तेमाल करते हो, बट फिर जो रिमेनिंग स्लरी जो रहती है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एज ए मैन्योर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाय यूजिंग बायोगैस फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस्ड। अगर बायोगैस का इस्तेमाल करते हो आप फायरवुड नहीं जला पाओगे। क्यों नहीं जलाओगे? क्योंकि अगर आपके पास गैस है, अब आपको क्यों लकड़ी जलानी है? लकड़ी जलाने का मतलब ये है कि आप ट्रीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब ट्रीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे आप डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हो, आप ट्रीज़ को काट नहीं करोगे, क्योंकि अब आपका सोल्यूशन
जो है खाना पकाने का वो बायोगैस सॉल्व करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फ़ायदा, दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको ये भी बोला, ये आप एज ए फर्टिलाइज़र या मैन्योर जिसको आप बोलते हो इस्तेमाल कर सकते हो अपने फील्ड्स में अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर ज़्यादातर JKSSB का एक ज़्यादातर ये फोकस रहता है, ये कंपोजिशन जनरली पूछेगा आपको बायोगैस में। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको सीधे पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम 10 से 20 या 30 क्वेश्चंस हम करेंगे 30 मिनट में। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना किस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ बायोमास। इस बार कंपोजिशन ऑफ बायोमास पे जनरली क्वेश्चन आपका बनेगा, मैं बताऊंगा अभी MCQ के थ्रू कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपको, लेकिन अभी भी आप जहन में रखो कंपोजिशन का मतलब ये बायोगैस जो बना है इसमें अब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हो हमें चाय पीनी है, चाय में क्या होती है, चाय में एक तो मिल्क होता है। आप बोलोगे अच्छा ये इसमें क्या और है, चाय तो मिली हमें, इसमें आपने क्या डाला है, चीनी डाला है, इसमें आपने क्या डाला है और भी अगर कोई चीज़ डालोगे, अदरक डाली है, तो इस तरीके से तो बन गई है चाय। तो अब यही बायोगैस में क्या देखने को मिलेगा, बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। अब ये बायोगैस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, CH4 जिसको बोलते हैं। और यही क्वेश्चन आपका बनता है कि बायोगैस है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल गए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा होता है, आपको बोला मीथेन। याद नहीं रखना कितने परसेंटेज, बट ये याद रखना है कि मीथेन सबसे ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है, लेकिन वो कम होता है एज कम्पेयर टू मीथेन। और बाकी अदर ट्रेसेस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट्स में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा इस बायोगैस में। वेयर एज मीथेन इज ए हाई वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू, मीथेन जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनर्ट गैस, एक इनर्ट गैस है। और मीथेन जो होता है ये हमें हीट जिस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको आपको हीट यहाँ पर मिलती है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बायोगैस बायोमास ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी आपका जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है न्यूक्लियस से जो एनर्जी आपको मिलती है। जैसे आपने सुना होगा एक बड़ा सा एक न्यूक्लियस ये है एटम है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। और क्या होता है, फिशन, फिशन का मतलब होता है छोटे पार्टिकल्स में टूटना, आप इस तरीके से आपको इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्मॉलर एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फ्यूज होते हैं। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, ज्वाइन होना। ये लेमन लैंग्वेज में ही आपको समझा रहा हूँ। फ्यूज हो गए और एक बड़ा सा पार्टिकल बना लिया, एक बड़ा सा एटम बना लिया, यहाँ से भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को आप न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हो। ये याद रखना, न्यूक्लियर फिशन जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जनरली जो एटम बम है वो किस प्रिंसिपल पे चल रहा है। ठीक है, एटम बम जो है वो किस प्रिंसिपल पे चल रहा है, न्यूक्लियर फिशन पे। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे चल रहा है। और सन एनर्जी की अगर आप बात करोगे उसको भी आप लिंक करोगे फ्यूजन के साथ ही। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर याद रखो, रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडरगोज ए चेंज to form a new atom and releases an enormous amount of energy is called a nuclear energy। मैंने आपको पहले ही बोला था जो एटम का न्यूक्लियस होता है, ये अगर हमारे पास एटम है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये पता है आपको। और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है एटम का, इसमें कुछ चेंज आ जाते हैं, एक नए एटम बन जाते हैं। ठीक है, नए एटम बन जाते हैं और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है, दो तरीकों से हम न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करते हैं। कैसे, मैंने आपको बोला न्यूक्लियर फिशन, जब बड़ा पार्टिकल होता है वो टूट जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, इसको बोलते हैं। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर फिशन। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे एटम्स होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा सा एटम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे उस एनर्जी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है,
एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सम चेंज टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले बोला जब न्यूक्लियस में कुछ चेंज आ जाते हैं वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ यूज्ड फॉर हीट जनरेशन, इसी एनर्जी को हम फिर यूज़ करते हैं हीट जनरेशन के लिए, हमें हीट भी मिलती है। फ्यूल फॉर मरीन वेसल्स, जो मरीन वेसल्स होती है, जो पानी में जो वेसल चल रही होती है, उनको ये फ्यूल के तौर पे काम करता है। इससे क्या फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू बाकी एनर्जी से? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास एक ऑल्टरनेट सोर्स बनता है एनर्जी का, एक दूसरा सोर्स हमारे पास एनर्जी है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स की कमी हो गई, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, हम इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, हमें क्या मिलती है? एक लार्ज एनर्जी हमें रिलीज होती है, किससे? न्यूक्लियर एनर्जी से। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेज आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी का, ये रिस्की होता है। ठीक है, अगर ये लीक हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। रिस्क फॉर न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज, हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग न्यूक्लियर प्लांट। अगर क्योंकि अब न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए प्लांट भी क्रिएट करना है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप टर्बाइन लेकर जाओगे और किसी रिवर में रखा तो आपको बिजली मिल जाएगी, नहीं, वैसा नहीं होता। एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट होता है जिसके ज़रिए से आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हो, एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, और इस न्यूक्लियर प्लांट को आपको सेटअप अगर करना है तो आपको एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप जितनी भी आपने एनर्जी अभी तक पढ़ी है, अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आपको देखना है। आपको देखना है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। जितना हम एनर्जी की डिमांड करते हैं एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इम्पैक्ट। ठीक है, तो एनवायरमेंट के ओवरऑल इम्पैक्ट, वो कोई भी आप एनर्जी का इस्तेमाल करो, आप सोलर एनर्जी का यूज़ करते हो, आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हो, मतलब जो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उससे एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहता है। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस एसिड रेन एंड डैमेज प्लांट्स, क्रॉप, सॉइल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। जो फॉसिल फ्यूल्स को हम जब इस्तेमाल करते हैं, कोल हो, पेट्रोल हो, ठीक है, वहाँ से जो जो जब उसका कंबस्शन होता है, मतलब बर्निंग आपको आप बोल सकते हो, जब वो बर्न होता है वो फॉसिल फ्यूल्स, उससे क्या होता है, वहाँ से आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है। और वो क्या करता है, आपको पता है सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में अगर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जब बारिश होती है ये उस रेन वाटर के साथ मिल जाता है, फिर क्या बन जाता है, फिर एसिड रेन, सल्फर ऑक्साइड जो बनते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4 के फॉर्म में, H2SO4 के फॉर्म में, और नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 बनता है, जिसको नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और जब ये बारिश पड़ती है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एसिड होता है ये, तो क्या होता है, हमारे क्रॉप्स जो होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, हमारा सॉइल भी एसिडिक बन जाता है, और एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो जिन भी वाटर बॉडीज़ में ये बारिश हो चली जाएगी या पानी चला जाएगा, वो वहाँ पर जो फिशेस होती है वो भी डेड हो जाती हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं इससे क्या हो जाता है, गैसेज रिलीज होते हैं, मैंने अभी बोला, इससे क्या होता है, ये गैस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और आपको पता है जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है उतना क्या होता है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हीट एब्जॉर्बिंग पोटेंशियल उसके पास ज़्यादा होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस के तौर पे आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन पावर प्लांट्स इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जब आप हाइड्रो पावर प्लांट, जो मैंने अभी बोला आपको वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, जब उस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करते हो, इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। आप बोलोगे कैसे, जो फिश लाइफ होती है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आप बोल सकते हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन एनवायरनमेंट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आप बोल सकते हो, ये जनरली एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से आपका, क्योंकि एनर्जी के साथ रिलेटेड कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ये एक कवरेज होती है एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू ए लाइटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, ठीक है, जो बड़ा न्यूक्लियस जो होता है, मैंने आपको पहले फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब होता है
जब एक बड़ा एटम जो होता है वो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फिशन एनर्जी होती है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो छोटे जो एटम्स बन जाते हैं, ये छोटे न्यूक्लियाई की आप बात कर सकते हैं। एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है ये किस में बनता है, छोटे न्यूक्लियाई इनको बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद इट कैरीज आउट बाय बम्बार्डिंग ऑन न्यूट्रॉन्स ऑन ए हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पर ये बड़ा न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे जो है एटम्स बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है, और वे किसकी होती है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, ये पता होना चाहिए। इट इज़ कैरिड आउट बाई हीटिंग एंड एक्सट्रीम एनर्जी। यहाँ पर क्या, एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ये एक्चुअली डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो 1 1 लिखा है ना, ये डिफरेंस जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिफरेंस एक्चुअली जो पहला पॉइंट है ये न्यूक्लियर फिशन का आपको देखने को मिलेगा। इसका ये पहला पॉइंट जो है ये फ्यूजन का, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये टेबल में यहाँ पर क्रिएट नहीं किया मैंने, पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट और पहला पॉइंट है, पहला वाला न्यूक्लियर फिशन के लिए और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए है, क्योंकि डिफरेंस आपको क्रिएट पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर। एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में बन जाता है। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियर फिशन, इसको फिशन आप बोलते हो, फिशन, ठीक है। और दूसरा इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ टू न्यूक्लियर। यहाँ पर 1 और 2 न्यूक्लियर जो होते हैं ये बाइंड हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बन जाता है। ये हो गया फ्यूज होना, ठीक है। तो एक पहला जो था न्यूक्लियर फिशन, और ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट की डिफरेंस हम देखेंगे। दूसरे पॉइंट की डिफरेंस, इट इज कैरिड आउट बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स और ए हैवी न्यूक्लियस। अब क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में, क्या होता है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में बन जाता है। यहाँ पर क्या होती है, हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाती है। लेकिन अगर इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाता है, यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन की अगर बात करेंगे, ये एक चेन रिएक्शन होती है। और यहाँ पर अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, ये चेन रिएक्शन नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप इन पॉइंट्स को स्किप करते हो कि ऐसा पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि अगर एनर्जी के साथ रिलेटेड आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ये चेन रिएक्शन दिखाता है। न्यूक्लियर फिशन जो है FISSION, न्यूक्लियर फिशन जो है इसमें चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको चेन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती। चेन रिएक्शन का मतलब एक चेन जैसे बनती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक बड़ा सा एटम है, ठीक है, इसके ऊपर ये टूट गया कितने छोटे छोटे एटम में, जैसे ये दो फिर से क्या हो जाएंगे, ये और 2 में हो जाएंगे, ये 2 किस में हो जाएंगे, ये और 2 में हो जाएंगे। फिर ये जो है ये एक जो है ये और 2 में हो जाएगा, ये एक जो है ये और 2 में हो जाएगा, ये एक जो है ये और 2 में हो जाएगा। समझ आ रही है, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये कौन दिखाता है, ये न्यूक्लियर फिशन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे जो हैं न्यूक्लियर जो हैं वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा बन जाता है। इट इज़ ए कंट्रोल्ड प्रोसेस। न्यूक्लियर फिशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है कि न्यूक्लियर फिशन को आप कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल्ड प्रोसेस है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक बार ये शुरू हो गया, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये कंट्रोल नहीं होता है। इट प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी को न्यूक्लियर फिशन, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एनर्जी ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। जैसे कि एटम बम की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये ज़्यादा एनर्जी, अगर बोला जाएगा ना कंपैरिजन ऑफ एनर्जी, दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फ्यूजन जो है, फ्यूजन इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्यूजन, ये एनर्जी मैंने लिखा इज ग्रेटर देन फिशन वाली एनर्जी से ना, दोनों से एनर्जी मिलती है, बट फ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा होती है, याद रखने। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन। कौन, न्यूक्लियर फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ। फिशन प्रोडक्ट्स आर हैजर्ड्स, ये हैजर्ड्स होते हैं, हैजर्ड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, और पोल्यूशन होता है इससे, ठीक है। लेकिन फ्यूजन की अगर बात करेंगे, ये हैजर्ड्स नहीं होता है, इससे पोल्यूशन नहीं आपको देखने को मिलेगा फ्यूजन से। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। मैं पहले एक तो ये पढ़ूंगा मैं, दूसरा ये पढ़ूंगा मैं, तीसरा ये पढ़ूंगा मैं, चौथा ये, और पांचवा ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ न्यूक्लियर फिशन के लिए, इसके लिए FISSION, सो दैट आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस
लाइटर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं बड़े इस न्यूक्लियस के ऊपर, ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है, इसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन से। फिर अगर फ्यूजन पे आ जाएंगे, फ्यूजन में हम क्या करते हैं, दो छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ आप ये बोल सकते हैं एक्सट्रीम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ नॉट ए चेन रिएक्शन, ये कोई चेन रिएक्शन नहीं दिखाता है। एक बार ये न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन। ये क्लियर हो गया, और ये पोल्यूशन काज नहीं करता है। नीड फॉर एनर्जी, वाई देयर इज नीड फॉर एनर्जी, क्यों हम एनर्जी, इसके इतना पढ़ा हमने अभी तक, बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं। ये एनर्जी है, न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये हाइड्रो एनर्जी आप बोल सकते हो, या आप ये बोलो हाइडल एनर्जी आपने पढ़ा, OTE आपने पढ़ा। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज आपने पढ़ी, क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये मेजर क्वेश्चन है यहाँ पर। वाई डू वी नीड एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, बॉडी की एबिलिटी होती है काम करने की, और वो क्या होती है, एक्चुअली वो उसकी एनर्जी होती है। बॉडी की एबिलिटी, जो काम करने की क्षमता जो होती है, वो हम इसको एनर्जी के नाम से जाना जाता है। नो एक्टिविटी विल ऑकर विदाउट एनर्जी, आप कोई भी काम अगर करना चाहोगे नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी। आप बोलते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मुझे सिर्फ सोना है, ठीक है, या मुझे कुछ खाना है तो मुझे भूख लगी, आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी आती है और आप उसके बाद काम कर पाते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, एनर्जी नहीं होगी काम नहीं होगा। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इसीलिए हमें हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका एनर्जी वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे कम भी करना नहीं है। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज पे ही जाके एसएसबी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिर्फ इतना है, सिलेबस कवर होना चाहिए। ये आपका एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें मैं अब 20 से 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मिक्सड क्वेश्चन होंगे एनर्जी के ऊपर ही। जो अगर यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट हमें मिस तो नहीं हो गया है, कुछ समझ नहीं आया होगा, स्टिल मैं उसको MCQ के थ्रू रिपीट करूँगा। आई होप ये एनर्जी वाला चैप्टर आपको कवर हुआ होगा। अगर आपने पहला लेक्चर, सेकंड, दूसरा, तीसरा नहीं देखा या चौथा नहीं देखा, उसको देखो। आप सीधे जाओ यूट्यूब पे और वहाँ पर प्ले स्टोर में जाओ, जनरल साइंस मैं लिखूंगा वहाँ पर, जनरल साइंस के टॉपिक्स, और फिर नीचे लिखा होगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। फिर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे भी लिखा होता है, थंबनेल में भी, कि कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।